बीते 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रदर्शन के अंदर सोनम वांगचुक 21 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, जिन्हें आज दिल्ली पुलिस द्वारा सुबह वहां से उठा दिया गया और सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां से उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी हेल्थ को ऑब्जर्व कर रही है। जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, अभिजीत दीपके को हाउस अरेस्ट कर लिया गया या यूं कहें कि डिटेन कर लिया गया, जिसके बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। अब अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ गए हैं उन मांगों को लेकर जो मांगे पहले दिन से लगातार बनी हुई हैं। उनका ये भी कहना है कि 20 तारीख यानी कि मानसून सत्र जिस दिन शुरुआत होगी उस दिन संसद का घेराव करने के लिए यहां से पैदल मार्च निकाला जाएगा। उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम भी लगातार तैयारी कर रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और अब अभिजीत दीपके खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और खुद भी अनशन पर बैठ गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा क्या वाकई अभिजीत दीपके यानी कि सीजेपी संसद का घेराव करने में कामयाब हो पाएगी या दिल्ली पुलिस उससे पहले ही अभिजीत दीपके को भी वहां से उठा देगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, दिल्ली। स्काई रूट ने रचा इतिहास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई और भारत की निजी कंपनी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गई जिन देशों की निजी कंपनी के द्वारा ऐसे रॉकेट विकसित किए गए हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकते हैं। सतीश धवन स्पेस स्टेशन से विक्रम-1 को लॉन्च किया गया, जो 15 मिनट के अंदर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भारत और भारत के अलावा कई देशों के पेलोड को स्थापित कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि स्काई रूट के इस रॉकेट को निजी कंपनी के द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन इसमें 24 कैरेट गोल्ड की सूक्ष्म प्रतिमाओं को भी अंतरिक्ष में छोड़ा गया है, जिसमें नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन, उसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई की प्रतिमाएं भी शामिल है। तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा छलांग है जो भारत के निजी अंतरिक्ष कंपनी की तरफ से भरी गई है। कैमरा सहयोगी जयराम यादव के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। सलमान खान के बाद अब बिश्नोई गैंग के निशाने पे आमिर खान को जान से मारने की धमकी देते हुए बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। और इस समय हम लोग आमिर खान के उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं जहां पर आमिर खान रह रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार तीसरी शादी के बाद आमिर खान बाहर गए हुए हैं और उनको बाकायदा लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देने के नाम पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये ऑडियो और पोस्ट वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके बिल्डिंग के बाहर गश्त बढ़ा दी है। गश्त बढ़ाने के साथ साथ ही जो आने जाने के इलाके हैं उनको बाकायदा गश्त जो बाइक है उससे भी गश्त की जा रही है। और मिली जानकारी के अनुसार आमिर खान इस समय घर पर नहीं है। तीसरी शादी करने के बाद आमिर खान बाहर गए हुए, कहाँ गए हैं इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस बाकायदा जो ऑडियो है और ये जो पोस्ट आया हुआ है उसकी जांच करे, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इस पोस्ट की जांच की रही कि ये पोस्ट कहाँ से वायरल हुआ था और किन लोगों ने इसकी वायरल की थी। जो बिश्नोई गैंग के नाम पर यह पोस्ट वायरल किया जा रहा है उस गैंग की भी जाँच की जा रही है। करीब 40 घंटे बाद आखिरकार राज्य स्तर की राइफल शूटर नाबालिगा दमयंती सेन के पता चल गया। पिछले बृहस्पतिवार से दमयंती लापता थी। मध्य हावड़ा की रहने वाली दमयंती सेन को हाल ही में राष्ट्रीय टीम की ट्रायल का मौका मिला था। बृहस्पतिवार को लापता होने के बाद उसे आखिरी बार हावड़ा स्टेशन पर देखा गया था। शुक्रवार तक उसके कोई पता न चलने पर उसके पिता ध्रुवज्योति सेन ने राज्य के क्रीड़ा मंत्री इंद्रनील खान से मुलाकात की। दूसरी तरफ दमयंती की तलाश के लिए हावड़ा सिटी पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रहस्यमय परिस्थितियों में शनिवार सुबह हावड़ा की रामकृष्णपुर घाट से दमयंती सेन के पता चला। परिवार के लोग वहीं से दमयंती को घर ले आया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय स्टार की कोच जयदीप कर्मकार और दमयंती के परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए उसके सुरक्षित घर लौटने की जानकारी दी। हालांकि दमयंती इन दिनों कहां थी, इस बारे में फिलहाल परिवार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हावड़ा सिटी पुलिस के अनुसार दमयंती सेन का बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों की दावा है कि पढ़ाई और शूटिंग प्रैक्टिस को लेकर हुए
मनमुटाव के बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस अब जांच कर रहे हैं कि पिछले 2 दिन में दमयंती सेन किन किन जगह पर गई थी। राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में पुलिस ने आयकर विभाग से 8 आरोपियों समेत 53 लोगों के पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर की जानकारी मांगी है। पुलिस अब जांच के लिए आयकर विभाग का भी सहयोग ले रही है। इसी के साथ तहसील सदर, सोहावल, गोंडा जनपद के तारकगंज तहसील में जमीनों का ब्यौरा तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने इन तहसीलों में कहीं न कहीं जमीन खरीदी है। अब पुलिस इन जमीनों का ब्यौरा तलाश कर रही है। केडी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। सूत्रों की माने तो राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद गणना कक्ष को सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत गणना कक्ष को यात्री सुविधा केंद्र से परकोटे के बेसमेंट में स्थानांतरित करने की योजना है। नए स्थान पर गणना कर्मियों को कई स्तरों पर निरीक्षण से गुजरना होगा, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित किया सके। गणना कक्ष के स्थानांतरण के बाद श्रद्धालु परकोटे में लगे LED स्क्रीन के माध्यम से गणना प्रक्रिया को देख सकेंगे। इन सभी संभावनाओं पर 22 जुलाई को ट्रस्ट की होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। केडी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के 2 मामले में आज रामपुर की MP MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि आजम खान के 2 साल की सजा और फैसले को बरकरार रखा गया है। तो क्रिमिनल अपील माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय MP MLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन थी, जिनका फैसला आज आया है। एक माननीय मोहम्मद आजम खान के पक्ष में आया है और एक खिलाफ आया है। वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फैसल लाला की तरफ से सत्र न्यायालय में जो अदालत में अपील की गई थी निचले अदालत फैसले के खिलाफ, उसको खारिज करते हुए उस मामले में बरी कर दिया है। रामपुर से मैं सैयद शाहनवाज नकवी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, कई ऐसे कयास चल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा का चुनाव पहले हो सकता है। सबसे अहम जो बात सामने आ रही है वो जनगणना को लेकर के है, क्योंकि जनगणना का जो दूसरा चरण है वो फरवरी में शुरू हो रहा है और 2027 के चुनाव का समय भी लगभग वही पड़ता है। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो सकता है नवंबर और दिसंबर में, लेकिन जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बात साफ हुई है कि चुनाव जल्दी नहीं होगा, समय पे ही होगा, तो एक बार फिर इन कयासों पे विराम लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने समय पर ही होगा, 2027 में ही होगा। और अब निर्वाचन आयोग के जिस तरह से उन्होंने इस बात को साफ किया है, तय लग रहा है कि चुनाव समय पे ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। मेरी मौजूदगी हस्तिनापुर के उसी इलाके में है जहां पर दामिनी और अतुल किराए पर रहा करते थे। मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं ये वही मकान है जिसमें आरोप है कि अतुल की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति अतुल की जहरीले सांप से डसवा कर हत्या कर डाली। यह पूरी पटकथा अब से लगभग 1 साल पहले रची गई थी। पहले अतुल का एक्सीडेंट कराकर उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें दामिनी और उसका प्रेमी तुषार नाकाम रहे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसे चश्मदीद हैं जिनके सामने अतुल की पत्नी दौड़ती हुई आई थी और उसने कहा था कि मेरे पति को सांप ने डस लिया है। बाबूजी क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? में मकान है। कब की बात है? मतलब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि दामिनी जब आई उसने क्या कहा आपसे? मैंने तो ये सोचा, मैं अपने घर बाहर खड़े थे तो मैंने सोचा रोज की तरह एक गाय को खाना देने आ रही है, जो बचा हुआ खाना था। तो मैं गेट पे आए तो वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या हो गया, कि सांप सांप सांप। मैंने अपनी छोटे लड़के की घरवाली को पूछा, लेकिन ताला जाके गेट ताला खोले। वो चाबी लेके आके ताला खोला, मैं डंडा लेके आए
तो मैंने उससे पूछा आके, तो सांप कहाँ है? क्या सांप इस बिस्तरे में है। अपने आप ही बताया उसने बिस्तरे में हाँ, वो बिस्तरा जो है 4-5 तय निपटा हुआ रखा था। उसमें रहने वाले ही जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बताया है कि सवेरे के समय दौड़ती हुई दामिनी उनके पास आई थी, रो रही थी और कहा उसने कि घर में जहां मेरे पति लेटे हुए हैं वहां पर उन्होंने सांप ने डस लिया है और सांप के डसने की वजह से उनकी मौत हो गई है। उन्होंने यह भी जिक्र करते हुए बताया कि मामला बेहद गंभीर है और जहाँ पर उन्होंने सारे वो तथ्य आपको बताए जो दामिनी और उनके बीच में संवाद हुए। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। सोशल मीडिया पर पुलिस का दौड़ते हुए एक वीडियो हुआ वायरल। मऊ के दोहरी घाट निवासी 28 वर्षीय विक्रम को पुलिस एक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए उसे घर से लेके जाती है, लेकिन अगले दिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में दोहरी घाट के आजमगढ़ के जैनपुर थाने में मौत हो जाती है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई करी, जिस कारण विक्रम की मौत हो जाती है। विक्रम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन जब शव उसके कस्बे में पहुंचता है तो भीड़ उस कांस्टेबल को पहचान लेती है जो विक्रम को उसके घर से पूछताछ के लिए लेकर गया था। फिर भीड़ उस कांस्टेबल को दौड़ाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और भीड़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने कस्टडी में विक्रम को इतना मारा, इस बर्बरतापूर्वक मारा कि विक्रम की मौत कस्टडी में हो जाती है। पुलिस पर लगातार इस तरह के गंभीर आरोप परिजन लगाते रहे और हंगामा होता रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं तो किसी तरह भीड़ को समझाकर शांत कर वहां से भेज देते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मासूम आंखों में खौफ, सिसकती हुई सांसें और बंद दरवाजे के पीछे से आती चीखें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के इस प्राथमिक विद्यालय की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सरकारी दावों के पीछे का सिस्टम कितना संवेदनहीन हो चुका है। मामला शुक्रवार का है। पहली कक्षा में पढ़ने वाला ये 6 साल का मासूम रोज की तरह स्कूल आया था। छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे घर जाने लगे, लेकिन स्कूल के लापरवाह शिक्षकों और कर्मचारियों ने ये देखना भी नहीं जरूरी समझा कि कोई बच्चा अंदर छूटा तो नहीं। क्लासरूम का दरवाजा बंद हुआ और उस पर भारी भरकम ताला जोड़ दिया गया। अंदर फंसा 6 साल का बच्चा करीब 1.5 से 2 घंटे तक दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई स्कूल परिसर में था ही नहीं। उधर जब काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिवार के हाथ पांव फूल गए। खोजबीन करते हुए जब परिजन स्कूल पहुंचे और खिड़की से अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। उनका लाडला अंदर बैठकर रो रहा था। आनन फानन में स्कूल स्टाफ को फोन किया गया। कर्मचारी चाबी लेकर पहुंचे, ताला खुला और डरा सहमा बच्चा बाहर आते ही अपने माता पिता से लिपट गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम यही मारे महिमा रहते हैं, हम यही मारे देखते ना कहीं वो देख अब आजा 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 बाबू आवा भैया। जांच और कार्रवाई का भरोसा तो हर बार मिलता है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर छुट्टी के वक्त क्लासरूम चेक क्यों नहीं किया गया। क्या चंद मिनटों की ये लापरवाही किसी मासूम की जान पर भारी पड़ सकती थी? अब देखना यह है कि इस गंभीर लापरवाही पर विभाग क्या नजीर पेश करता है। टीवी न्यूज़ टीवी। कासगंज जनपदी थाना सिकंदरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। बताया जाता महिला की हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। महिला जब उधार के पैसे मांगने गई थी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और सबको गंगा किनारे दबा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सबको बरामद किया और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। तभी से आरोपी ये फरार चल रहे थे। तो उसके बाद पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। कल रात चेकिंग के दौरान जब इनको रोका गया तो दोनों आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। महिला की डेड बॉडी मिली थी। उसके वांछित अभियुक्त जो 25-25 हजार के इनामिया अभियुक्त थे, ये उस क्षेत्र में पटियाली से उस्मानपुर रोड की तरफ जा रहे थे। स्थानीय पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। उनके ऊपर अभियुक्तों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई। आत्मसुरक्षार्थ स्थानीय पुलिस टीम द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के बाएं पैर में
और दूसरे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों आरोपियों कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद किए हैं। न्यूज स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज। तोता हुआ लापता, तलाशने वाले को मिलेंगे 50,000 रुपए। दरअसल आगरा में एक अधिवक्ता परिवार का फीमेल तोता गायब हो गया। कुछ समय पहले एक पेड़ क्षतिग्रस्त हुआ था और अधिवक्ता को उस पेड़ के पास से एक तोता मिला जो कि गंभीर रूप से घायल था। अधिवक्ता उस तोते को अपने घर ले गए और घर जाकर उसका इलाज कराया। उसके बाद तोता उनके परिवार के सदस्य की तरह घर में रहने लगा, बच्चों के साथ खेलता था, माँ को माँ कहता था और अधिवक्ता सुनील कुमार को सुनील कुमार नाम लेता था। 13 तारीख को तोता घर से गायब हो गया। उसके बाद लगातार परिवार उस तोते की तलाश में जुटा हुआ है। यहाँ तक कि आगरा में अधिवक्ता परिवार ने तोता को तलाशने के लिए कई होर्डिंग्स लगवाए हैं और उस पर लिखा है कि जो भी तोते को तलाश करेगा उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुबह 4 बजे उठकर बच्चे कॉलोनी जाकर उस तोते का नाम माऊ था, माऊ माऊ चिल्लाते हैं, लेकिन अभी तक कई दिन बीत जाने के बाद तोता माऊ नहीं मिल सका। परिवार में दुख का माहौल है। उन्हें उम्मीद है कि उनके परिवार का सदस्य जो कि तोता है फीमेल, वो जल्द से जल्द उन्हें मिले और जो परिवार की खुशियां हैं वो दोबारा उस परिवार में लौट सके। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार जिस तरह से आज बारिश का एक फोरकास्टिंग की गई थी तो वो पूरी तरह से सच साबित हुई और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है और तकरीबन अब से 1.5 घंटा पहले शुरू हुई बारिश निरंतर जारी है और अब कई दिन का अलर्ट है, कई दिन तक बारिश के आसार बने हुए हैं, फोरकास्टिंग हो रखी है। तो देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से काफ़ी पानी यहाँ पर आप सड़क पर और आसपास देखने को मिल रहा है और शाम तक इस बारिश के जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने ये फोरकास्टिंग अगले 4-5 दिनों के लिए की है और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और जो SDRF या आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनको भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने स्थानों पर तैनात रहने के लिए कहा है कि ताकि एक न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कानपुर में गंगा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन लगातार बढ़ते हुए जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों को भी ताकीद किया जा रहा है कि वो भी तैयार रहे। संभावित बाढ़ का खतरा शहर में मंडराने लगा है, प्रशासन की तैयारियां अपने स्तर पर है। आपको बता दें कि कानपुर में मौसम के दौरान, मानसूनी मौसम के दौरान संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गंगा, यमुना, पांडू, नोन नदी और रिंद जैसी नदियां जो कि कानपुर शहर में बहती हैं, इनके किनारे बसे 176 संवेदनशील गांव प्रशासन की निगरानी में है। इन गांवों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए करीब 40 लाख रुपए की राहत सामग्री खरीदने का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, तिरपाल, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक राहत सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का फोकस इस बार सिर्फ राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाढ़ आने से पहले ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करने पर है। इसी के तहत सभी संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी संवेदनशील इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे ज़्यादा खतरा घाटमपुर तहसील के गाँवों को माना जाता है, जहाँ हर साल बाढ़ का असर देखने को मिलता है। एक तरफ गंगा में बढ़ता हुआ पानी गंगा कटरी के किनारे रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घाटमपुर तहसील का वो इलाका है जहां पर लगभग हर साल यमुना का पानी गांवों में भरता है और वहां पर लोगों को भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रशासन का फोकस इस बार सबसे ज़्यादा घाटमपुर तहसील की ओर है, जहां पर यमुना का पानी तमाम गाँवों में घुसता है। प्रशासन की तैयारियाँ जोरों पर है। वहीं लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर भी प्रशासन को अलर्ट रहने पर मजबूर कर रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की धड़कनें भी बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल एक तरफ जहां गंगा में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर ही बढ़ रहा है। इसी दौरान रिंद और नोन जैसी नदियां जो कि शहर के बीच से निकलती हैं, यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास
में रहने वाले गांवों की दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, साथ ही साथ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट कानपुर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा के बीच जो हिंडन नदी है वो लगातार उफान पर आ गई है, घरों तक पानी पहुंच गया है। डीएम के आदेश पर सख्त निर्देश दिए गए हैं, जहां 18 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। वहीं कई टीमों का गठन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग से लेकर सीएमओ, प्राधिकरण, पुलिस लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जो घर में बीमार लोग हैं वहां सीएमओ के आदेश पर लगातार उन्हें दवाई देकर दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। हालांकि लगातार सभी से अनाउंसमेंट कर अपील भी की जा रही है। अभी फिलहाल 18 बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं और लगातार एडीएम मौके पर पहुंचकर सभी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हिंडन नदी है उसके कुछ एरिया में जो डूब क्षेत्र है वहाँ कुछ जलस्तर बढ़ने से जो घर बने हुए हैं वहाँ कुछ घरों में जलभराव की स्थिति है। जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में राजस्व विभाग की, सिंचाई विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, पुलिस विभाग, प्राधिकरण सभी टीमें सक्रिय हैं और आज मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया। जैसे ही सूचना मिली, ये कल की घटना थी, कल से ही जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और आज पूरी टीम सक्रिय हो गई। पूर्व से ही जो जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय थी, लगभग 18 बाढ़ चौकी और इतने ही लगभग 18 बाढ़ शरणालय जो है सक्रिय किए गए हैं, जहां सभी विभागों के कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं। लगातार जो डूब क्षेत्र है हिंडन नदी आसपास जो घर हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर डरे सहमे हुए हैं। हालांकि एडीएम के मौके पर पहुंचने पर सभी घरों के लोगों से और सभी बुजुर्ग महिलाओं से अपील की गई और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी अपील की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन की और विद्युत विभाग की जो टीमें हैं अलर्ट नजर होती आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। इस समय मौजूद हैं NH 91 लाल कुआं से लेकर अलीगढ़ जाने वाला मुख्य मार्ग, जहां कुछ समय बाद जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार से कांवड़ यात्रा लेकर जो श्रद्धालु हैं इसी मार्ग से गुजरेंगे। यह कांवड़ रूट है और जो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो श्रद्धालु हैं इसी मार्ग से गुजरेंगे, जहां आप देखेंगे भारी भरकम जो गड्ढे हैं हाईवे पर और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूल मिट्टी उड़ती नजर आ रही है और रोड पर रोड़ी बजरी पत्थर पड़े हुए हैं, जहां भोलेनाथ यानी कि जो श्रद्धालु होंगे कहीं ना कहीं साफ तौर पर श्रद्धालुओं को कष्ट होगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ किया है जो कांवड़ मार्ग है उन्हें बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जाए और जो मुख्य मार्ग है उन्हें चिन्हित कर उन्हें पूरी तरीके से तैयार किया जाए। लेकिन आप देखेंगे लगातार इस मार्ग पर अभी कुछ समय बाद यहाँ श्रद्धालु गुजरेंगे, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर गहरे गड्ढों से गुजरना होगा और सड़कों पर हाईवे पर जलभराव की स्थिति है। पानी निकासी की कोई भी हाईवे की कोई भी निकासी की व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई है और पूरे तरीके से जो मार्ग है कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर आफत बनती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार डीएम की तरफ से NHI के अधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरीके से तैयारी नहीं है। मानसून सर पर है, मानसून कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जगह जगह बरसात होती भी नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से रोड बनाने की जो प्रक्रिया है अभी कहीं दूर दूर तक साफ नजर नहीं आ रही है। नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।